नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका स्क्वाड नामक एक नए मिनीलेटरल समूह को संस्थागत रूप देने पर विचार कर रहा है। भारत अपने शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों में से 9 के साथ व्यापार घाटे में है। चक्रवाती तूफान रेमिल पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटों से टकराया। नासा ने पृथ्वी के ध्रुवों से होने वाले ऊष्म विकिरण के मापन हेतु स्मॉल क्लाइमेट सैटेलाइट लॉन्च किया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने पुष्टि की है कि गोवा के मॉक्सी गांव में चट्टानों पर नक्काशी नवपाषाण कालीन है। 10 साल की मैच्योरिटी वाली सॉवरेन बॉन्ड यील्ड गिरावट के बाद 1 साल के निचले स्तर पर पहुंची। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। संयुक्त राज्य अमेरिका स्क्वाड नामक एक नए मिनीलेटरल समूह को संस्थागत रूप देने पर विचार कर रहा है। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस और जापान के रक्षा मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई थी। इस बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक नई चतुष्पक्षीय सुरक्षा व्यवस्था के रूप में स्क्वाड को संस्थागत रूप देने और इसे लॉन्च करने पर चर्चा की गई थी। एक नई चतुष्पक्षीय समूह यानी क्वाड्रिलेटरल ग्रुपिंग की स्थापना का यह प्रयास मिनीलेटरलिज्म यानी लघु पक्षवाद के बढ़ते महत्व को रेखांकित करता है। चलिए सबसे पहले मिनीलेटरलिज्म के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़ी एक अवधारणा है। इसमें सुरक्षा संबंधी और आर्थिक व तकनीकी मुद्दों से निपटने या साझा लक्ष्यों की प्राप्ति में सहयोग करने के लिए कुछ राष्ट्र समूह बनाते हैं। ऐसे समूह अनौपचारिक, लचीले और स्वैच्छिक फ्रेमवर्क वाले होते हैं। इनके हित परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। ये साझा मूल्य वाले होते हैं, साथ ही आवश्यक क्षमताओं से युक्त भी होते हैं। चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं और मिनीलेटरल समूह की बढ़ती संख्या से जुड़ी चिंताएं जानते हैं। पहली चिंता वैधता और समावेशन को लेकर है। ऐसे समूह में ग्लोबल साउथ के देशों को शामिल नहीं करने से ऐसे देशों के हितों की अनदेखी हो सकती है। दूसरा है सीमित संसाधन और क्षमताएं। छोटे समूह के पास जलवायु परिवर्तन जैसी जटिल वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए पर्याप्त सामूहिक संसाधन नहीं है। तीसरा है देशों के बीच तनाव और विभाजन को बढ़ावा मिलेगा। यह केवल कुछ देशों के बीच रणनीतिक सहयोग जैसे क्षेत्रों में कूटनीतिक राजनीति को बढ़ावा देगा। इससे अन्य देशों या समूह के साथ तनाव पैदा हो सकता है। और चौथा है जवाबदेही और पारदर्शिता की कमी। मिनीलेटरल समूह की संरचना और प्रक्रिया औपचारिक या स्पष्ट नहीं होती है, जिस कारण से इसके कार्यों पर लोकतांत्रिक रूप से नजर रखने को लेकर चिंताएं व्यक्त की गई हैं। अंत में मिनीलेटरलिज्म के उदय के कारणों पर भी एक नजर डालते हैं। पहला है निष्क्रिय हो रही बहुपक्षीय व्यवस्थाएं या संस्थाएं। बहुपक्षीय संस्थाओं की सदस्य देशों के अलग अलग हित और विचारधारा की वजह से किसी विषय पर आम सहमति नहीं बन पाती है और इससे गतिरोध उत्पन्न होता है। इसी वजह से विश्व व्यापार संगठन की विवाद निपटान प्रणाली निष्क्रिय हो गई है। दूसरा है अधिक उदार और अधिक सक्रिय होना। पारंपरिक बहुपक्षीय संस्थाओं की तुलना में मिनीलेटरल संस्थाएं अधिक उदार एवं सक्रिय हैं। इससे त्वरित निर्णय लेने और किसी लक्ष्य पर बेहतर सहयोग में मदद मिलती है। तीसरा है मुद्दा आधारित सहयोग। यह समान विचारधारा वाले देशों को आपसी हित से जुड़े विशेष मुद्दों के समाधान के लिए एकजुट करने में सहायक है। इसका एक उदाहरण है ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के बीच आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल यानी सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। मिनीलेटरलिज्म के उदय का आखिरी कारण है शक्ति संतुलन में बदलाव का प्रतीक। हाल के दिनों में चीन के अधिक आक्रामक होने के कारण क्वाड, ऑकस जैसे मिनीलेटरल समूह का उदय हुआ है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारी अगली मुख्य खबर की ओर। भारत अपने शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों में से 9 के साथ व्यापार घाटे में है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने अपने शीर्ष 10 व्यापारिक भागीदारों में से 9 के साथ व्यापार घाटा दर्ज किया है। व्यापार घाटे को नकारात्मक व्यापार संतुलन भी कहा जाता है। ये तब होता है जब निर्धारित अवधि में देश के आयात का कुल मूल्य उसके निर्यात के कुल मूल्य से अधिक हो जाता है। भारत के विदेश व्यापार की वर्तमान स्थिति को समझने का प्रयास करते हैं। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, रूस और सऊदी अरब घटते क्रम में भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार हैं। चीन, रूस, दक्षिण कोरिया और हांगकांग के साथ भारत का व्यापार घाटा 2022 और 23 की तुलना में बढ़ गया है, जबकि संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इंडोनेशिया और इराक के साथ इसमें कमी दर्ज की गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, बेल्जियम और इटली ऐसे शीर्ष 5 व्यापारिक भागीदार हैं जिनके साथ भारत का व्यापार अधिशेष है।
भारत के उच्च व्यापार घाटे के पीछे जिम्मेदार कारकों की बात करें तो कच्चे तेल और दवाओं में प्रयुक्त होने वाली सामग्री सहित अन्य इनपुट्स जैसे कच्चे माल के लिए आयात पर निर्भरता अधिक है। उपभोग पैटर्न में बदलाव के कारण विदेशी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, लग्जरी वस्तुओं आदि की मांग बढ़ती जा रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना भी इसके लिए जिम्मेदार है, जैसे विनिर्माण क्षेत्र की अपर्याप्त समृद्धि, उच्च लॉजिस्टिक्स लागत, बुनियादी ढांचे से संबंधित बाधाएं आदि। इसके अलावा घरेलू नीतियां जैसे इन्वर्टेड ड्यूटी संरचना, वस्तुओं के निर्यात पर बार बार प्रतिबंध आदि भी उच्च व्यापार घाटे के पीछे के जिम्मेदार कारक हैं। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वो स्थिति है जब किसी तैयार उत्पाद की तुलना में उस उत्पाद के कच्चे माल की आयात पर अधिक प्रशुल्क का भुगतान करना पड़ता है। इसके अलावा कुछ अन्य कारक भी हैं, जैसे कि मुक्त व्यापार समझौतों का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया जा रहा है, विकसित देशों में भारतीय उत्पादों पर गुणवत्ता की कमी इत्यादि जैसे गैर प्रशुल्क बाधाएं उत्पन्न की जाती हैं। खबर के आखिर में उच्च व्यापार घाटे का अर्थव्यवस्था पर किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है, आइए इस पर भी एक नजर डालते हैं। पहले समझते हैं नकारात्मक प्रभाव के बारे में। अधिक आयात के लिए ज्यादा विदेशी मुद्रा का भुगतान करना पड़ता है। इससे विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आती है। इससे रुपये का अवमूल्यन होता है। चालू खाता घाटा बढ़ने से देश की क्रेडिट रेटिंग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और उधार लेने की लागत बढ़ सकती है, यानी ऋण के लिए उच्च ब्याज दर का भुगतान करना पड़ता है। लगातार व्यापार घाटे की स्थिति के विशेष रूप से आवश्यक उत्पादों या महत्वपूर्ण क्षेत्रकों के लिए रणनीतिक प्रभाव होते हैं। अब समझते हैं इसके सकारात्मक प्रभावों के बारे में। व्यापार घाटा मजबूत घरेलू मांग का सूचक होता है तथा उपभोक्ताओं को अधिक वस्तुओं और सेवाओं का विकल्प मिलता है। यदि घाटा पूंजीगत वस्तुओं के आयात से प्रेरित हो तो घरेलू निवेश में वृद्धि होती है आदि। चलिए बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। चक्रवाती तूफान रेमेल पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटों से टकराया। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न इस उष्णकटिबंधीय चक्रवात का रेमेल नाम ओमान ने दिया है। अरबी भाषा में इसका अर्थ रेत होता है। चलिए सबसे पहले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ये तीव्र घूर्णन गति वाले तूफान होते हैं। ये उष्णकटिबंधीय महासागरों के ऊपर उत्पन्न होने वाली बिना वाताग्र वाली निम्न दाबयुक्त प्रणाली है। इन्हें हिंद महासागर क्षेत्र में चक्रवात यानी साइक्लोन, अटलांटिक में हरिकेन, पश्चिमी प्रशांत एवं दक्षिण चीन सागर में टाइफून और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विली विलीज के रूप में जाना जाता है। ये चक्रवात इनके केंद्र अर्थात इनकी आंख के ऊपर चारों ओर निर्मित कपासी वर्षीय मेघों में संघनन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसी चक्रवात के केंद्र के शांत क्षेत्र को चक्रवात की आंख कहते हैं। यह बादलों से मुक्त क्षेत्र होता है और इसमें पवन का वेग बहुत कम होता है। जब ये चक्रवात भूमि पर पहुंचते हैं तो उनमें आर्द्रता की आपूर्ति बंद हो जाती है और चक्रवात कमजोर हो जाता है। चलिए उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियां जानते हैं। पहला है 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली विशाल समुद्री सतह। दूसरी है कोरिओलिस बल की उपस्थिति। कोरिओलिस बल की अनुपस्थिति के कारण भूमध्य रेखा के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं बनते हैं। अगला है पवन की ऊर्ध्वाधर गति में लगातार होते छोटे बदलाव और आखिर है पहले से मौजूद कमजोर निम्न दाब वाला क्षेत्र आदि। खबर में आगे बढ़ते हैं और चक्रवात प्रवण क्षेत्रों के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD की कलर कोडेड मौसम चेतावनियां जानते हैं। ग्रीन अलर्ट में चक्रवात पूर्व निगरानी, यह चेतावनी 72 घंटे पहले जारी की जाती है। येलो अलर्ट में चक्रवात अलर्ट, यह चेतावनी कम से कम 48 घंटे पहले जारी की जाती है। ऑरेंज अलर्ट में चक्रवात वार्निंग, यह चेतावनी कम से कम 24 घंटे पहले जारी की जाती है। रेड अलर्ट में पोस्ट लैंडफॉल आउटलुक कम से कम 12 घंटे पहले जारी किया जाता है। अंत में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का नामकरण समझ लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO ने चक्रवात नामकरण की प्रक्रिया को अपनाया है। किसी महासागरीय बेसिन के लिए जिम्मेदार संस्था उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्षेत्रीय निकाय यानी TCRB द्वारा चक्रवात के नामों की एक सूची तैयार की जाती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों पर WMO या ESCAP पैनल 5 उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्षेत्रीय निकायों में से एक है। यह उत्तरी हिंद महासागर यानी बंगाल की खाड़ी और अरब महासागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का नामकरण करता है। इसके सदस्यों में बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, पाकिस्तान, श्रीलंका, ओमान, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन शामिल हैं।
सभी सदस्य देशों द्वारा 13 नामों की एक सूची प्रदान की जाती है जिनका क्रमिक रूप से उपयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली मुख्य खबर की ओर। नासा ने पृथ्वी के ध्रुवों से होने वाले ऊष्मा विकिरण के मापन हेतु स्मॉल क्लाइमेट सैटेलाइट लॉन्च किया। नासा ने प्रीफायर यानी पोलर रेडिएंट एनर्जी इन द फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट मिशन के तहत 2 क्लाइमेट सैटेलाइट्स में से एक को लॉन्च किया है। प्रीफायर मिशन में शूबॉक्स आकार के 2 क्यूब सैटेलाइट्स या क्यूब सेट्स शामिल हैं। मिशन के तहत इस तथ्य का पता लगाया जाएगा कि आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्र अंतरिक्ष में कितनी ऊष्मा विकिरित करते हैं और ये ऊष्मा विकिरण पृथ्वी की जलवायु को कैसे प्रभावित करता है। इससे वैज्ञानिकों को पृथ्वी के ऊष्मा बजट को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। खबर की बेहतर समझ के लिए पृथ्वी के ऊष्मा बजट के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। यह सूर्य से पृथ्वी पर आने वाली ऊष्मा की मात्रा और पृथ्वी से अंतरिक्ष में उत्सर्जित होने वाली ऊष्मा की मात्रा के बीच संतुलन को व्यक्त करता है। ऊष्मा बजट के असंतुलन के लिए जिम्मेदार कारकों में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, ओजोन परत की मोटाई में कमी, ग्लेशियरों का पिघलना आदि शामिल है। वहीं ऊष्मा बजट के असंतुलन के प्रभाव की बात करें तो ऊष्मा पृथ्वी के घटकों जैसे वायुमंडल, भूमि आदि में संचित होकर वैश्विक तापन को बढ़ावा दे रही है। बर्फ के पिघलने से पृथ्वी पर मौजूद हिमावरण में कमी आती है। इससे कम सौर ऊर्जा परावर्तित होती है यानी एल्बिडो में कमी आती है। एल्बिडो किसी सतह से सौर विकिरण की परावर्तनशीलता है। महासागर अत्यधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं। इससे अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन जैसे महासागरीय परिसंचरण प्रभावित होते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने पुष्टि की है कि गोवा के मॉक्सी गांव में चट्टानों पर नक्काशी नवपाषाण कालीन है। गौरतलब है कि प्राचीन नक्काशी युक्त ये चट्टानें आज से 20 साल पहले जारमे नदी के सूखे तल के पास मेटा बेसॉल्ट चट्टान में पाई गई थी। ASI के अनुसार ये नक्काशियां नवपाषाण काल की हैं। इन प्राचीन चट्टानों पर जेबू, बैल और मृग जैसे जीवों के अलावा कुछ पदचिन्हों और कप्यूल्स की आकृतियां भी उकेरी गई हैं। कप्यूल्स वास्तव में चट्टानों में मानव द्वारा निर्मित कप्याकार के अर्धगोलाकार गड्ढे होते हैं। चलिए अब भारत के प्रागैतिहासिक शैलचित्र के बारे में समझते हैं। सबसे पहले उच्च पुरापाषाण काल के बारे में जानते हैं। भारत में सबसे पुराने शैलचित्र इसी काल के माने जाते हैं। इस समय चट्टानों पर यष्टि यानी छड़ीनुमा मानव आकृतियों के अलावा बाइसन, हाथी, बाघ जैसे जीवों की आकृतियां भी उत्कीर्ण की गई थी। ये चित्र एक रेखा में हैं और हरे व गहरे लाल रंग के हैं। इसके मुख्य स्थल भीमबेटका और ज्वालापुरम है। मध्य पाषाण काल की बात करें तो भारत में सर्वाधिक संख्या में प्राचीन शैल चित्र इसी काल के हैं। चित्रों में मानव दृश्यों की प्रधानता है। मनुष्य को समूह में शिकार और सामुदायिक नृत्य करते हुए चित्रित किया गया है। जानवरों को प्राकृतिक शैली में और मनुष्य को शैलीगत तरीके से चित्रित किया गया है। इसके मुख्य स्थल पचमढ़ी और आदमगढ़ पहाड़ियां हैं। अगला है नवपाषाण ताम्रपाषाण काल। इस काल के चित्रों में मृदभांडों और धातु के उपकरणों को दर्शाया गया है। हालांकि इस युग के चित्रों में पहले की तुलना में जीवंतता और आत्मीयता का अभाव है। चित्रों में सफेद और लाल रंगों का अधिक प्रयोग हुआ है। इन रंगों को शायद हेमेटाइट और चूना पत्थर को पीसकर तैयार किया जाता था। चित्रों में पुरुषों को अधिक साहसी और जानवरों को अधिक वयस्क एवं प्रभावशाली दिखाया गया है। इसके मुख्य स्थल चंबल क्षेत्र, दैमाबाद आदि हैं। अंत में प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के महत्व को समझते हैं। पहला है कलात्मक महत्व। ये चित्र प्रागैतिहासिक मानव द्वारा अपने अनुभवों को व्यक्त करने की आंतरिक इच्छा के प्रतीक हैं। दूसरा है सामाजिक महत्व। इन चित्रों से उस समय के पारिवारिक जीवन और दिनचर्या संबंधी सांसारिक घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। इनमें समूह में शिकार करना, संगीत, जानवरों की लड़ाई आदि शामिल हैं। तीसरा है सांस्कृतिक महत्व। प्रागैतिहासिक काल के चित्र तत्कालीन मानव की वेशभूषा, खान पान संबंधी आदतों, सामुदायिक नृत्य, अनुष्ठानिक प्रथाओं आदि के बारे में महत्वपूर्ण सूचना प्रदान करते हैं। और आखिर है पर्यावरण की दृष्टि से महत्व। इस तरह के चित्रों में अलग अलग जानवरों जैसे घोड़ा, हाथी, बाइसन आदि और क्षेत्र की वनस्पति को दर्शाया गया है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारी आज की आखिरी मुख्य खबर की ओर। 10 साल की मैच्योरिटी वाली सॉवरेन बॉन्ड यील्ड गिरावट के बाद 1 साल के निचले स्तर पर पहुंची। सॉवरेन बॉन्ड यील्ड में
गिरावट की मुख्य वजह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में केंद्र सरकार को 2.11 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड लाभांश का भुगतान है। लाभांश के इस भुगतान से केंद्र सरकार की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। इसके अलावा कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से भी बाजार में सकारात्मक माहौल बना है और बॉन्ड की खरीदारी में रुचि बढ़ी है। इन सभी वजहों से बॉन्ड की कीमतें बढ़ी हैं और इससे यील्ड में गिरावट दर्ज की गई है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि बॉन्ड की कीमतें और यील्ड व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इसका अर्थ है कि बॉन्ड की कीमतें बढ़ने पर यील्ड यानी ब्याज में गिरावट होती है, वहीं कीमतें घटने पर यील्ड में वृद्धि होती है। चलिए अब सॉवरेन बॉन्ड्स के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। यह सरकार द्वारा जारी एक विशिष्ट ऋण लिखत यानी डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है। सरकार इसे जारी करके बाजार से धन जुटाती है। इसे विदेशी मुद्रा और घरेलू मुद्रा दोनों में जारी किया जा सकता है। बॉन्ड के खरीदार को निर्धारित वर्षों तक एक निश्चित राशि का ब्याज देने और मैच्योरिटी पर अंकित मूल्य अर्थात फेस वैल्यू का भुगतान करने का वादा किया जाता है। सरकारें अपने खर्चों को पूरा करने के लिए ऐसे बॉन्ड्स जारी करने को प्राथमिकता देती हैं क्योंकि ये बाजार से उधार लेने के समान है। सॉवरेन बॉन्ड से प्राप्त यील्ड मुख्य रूप से कुछ कारकों पर निर्भर करती हैं। इनमें पहला है देश का क्रेडिट इतिहास। इसमें बॉन्ड जारी करने वाले देशों द्वारा लिए गए ऋणों और उन पर ब्याज चुकाने की उनकी क्षमता यील्ड के निर्धारण में प्रमुख भूमिका निभाती है। दूसरा कारक है देश द्वारा जोखिम का सामना करना। अशांति और युद्ध जैसे बाहरी या आंतरिक कारक किसी देश के चालू खाता घाटा यानी देयताओं संबंधी दायित्वों को पूरा करने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। तीसरा कारक है विनिमय दर। ऐसे देश जिनकी अर्थव्यवस्था अस्थिर है और जो उच्च मुद्रास्फीति का सामना कर रहे हैं, उन्हें अधिक स्थिर अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अपने बॉन्ड्स पर उच्च ब्याज रिटर्न देना पड़ता है। खबर के आखिर में बॉन्ड यील्ड के बारे में भी बात करते हैं। बॉन्ड यील्ड वास्तव में किसी विशेष बॉन्ड पर निवेश की गई पूंजी पर मिलने वाला रिटर्न है। बॉन्ड की कीमत और बॉन्ड यील्ड में संबंध की बात करें तो बॉन्ड की कीमत और बॉन्ड यील्ड व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। जैसे ही किसी बॉन्ड की कीमत बढ़ती है, उसकी यील्ड कम हो जाती है। इसके विपरीत बॉन्ड की कीमत कम होने पर यील्ड बढ़ जाती है। सरकारी बॉन्ड की यील्ड में गिरावट से अर्थव्यवस्था में उधार लेने की लागत कम हो जाती है, अर्थात कम ब्याज दर पर ऋण मिल जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कॉर्पोरेट उधार हेतु ब्याज दर निर्धारित करने में सॉवरेन डेब्ट यील्ड बेंचमार्क के रूप में कार्य करती है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की तरफ। हमारे आज के व्यक्तित्व हैं रास बिहारी बोस। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख क्रांतिकारी नेता रास बिहारी बोस को हाल ही में उनकी जयंती पर याद किया गया। उनका जन्म वर्तमान पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले में हुआ था। वे 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से अत्यधिक प्रभावित थे। इनके प्रमुख योगदानों की बात करें तो वे मोतीलाल रॉय के नेतृत्व में संचालित क्रांतिकारियों के समूह युगांतर के सक्रिय सदस्य थे। उन्होंने पंजाब और संयुक्त प्रांत तथा बंगाल के क्रांतिकारियों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य किया था। वे दिल्ली षड्यंत्र केस 1912 में सम्मिलित थे। उन्होंने टोक्यो में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी और गदर आंदोलन और आजाद हिंद फौज के गठन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। हम श्री रास बिहारी बोस जी से देशभक्ति, नेतृत्व, साहस, दृढ़ता आदि जैसे जीवन मूल्य सीख सकते हैं। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। हाल ही में निर्वाचन आयोग ने एक मामले में सुप्रीम कोर्ट में संविधान के अनुच्छेद 329B का उपयोग किया है। आयोग ने मतदान प्रक्रिया में न्यायिक हस्तक्षेप को रोकने के लिए इस अनुच्छेद का सहारा लिया है। हाल ही में जिम्बाब्वे ने जिग नामक स्वर्ण समर्थित मुद्रा जारी की है। विश्व व्यापार संगठन की कमेटी ऑन इंपोर्ट लाइसेंसिंग द्वारा जारी बयान से पता चला है कि जापान और चीन ने पिछले साल अगस्त में घोषित भारत के लैपटॉप आयात लाइसेंसिंग की आवश्यकता वाले नियम पर औपचारिक रूप से चिंता व्यक्त की थी। हालांकि बाद में भारत सरकार ने इस नियम को वापस ले लिया था। केरल सरकार ने केरल वन विकास निगम को यूकेलिप्टस के पेड़ लगाने की अनुमति दी है। भारत के उपराष्ट्रपति ने बेंगलुरु में राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशालाओं में कार्बन फाइबर और प्रीप्रेग्स केंद्र का उद्घाटन किया। सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च ने उद्योग जगत के साथ मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग और लीनियर एक्सकेलेटर के प्रौद्योगिकी हस्तांतरण हेतु समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया।
हाल ही में कबक यानो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली अरुणाचल प्रदेश की नीशी जनजाति की पहली महिला बन गई हैं। हाल ही में रूस और एस्टोनिया के बीच एक नया विवाद आरंभ हो गया है। यह विवाद नरवा नदी के नजदीक रूस और एस्टोनिया की सीमा को चिन्हित करने वाले नेविगेशन बुई को रूस द्वारा हटाने के कारण शुरू हुआ है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज टुडे की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।